हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि सेशन है 2021 से 23 वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं उनका क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो मैं भी जो हूं क्लास फर्स्ट ईयर जो होता है डीएलएड का, उसका कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको डीएलएड के फर्स्ट ईयर में जो है टोटल 12 पेपर पढ़ना होता है। तो आज हम पेपर F1, जिसमें आप सभी को पढ़ना है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में। यहाँ गलती से समाज लिखा हुआ है, आप इसे इग्नोर करेंगे। आपको F1 पेपर में पढ़ना है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसके यूनिट 1 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज के बारे में। आपने देखा होगा F1 पेपर में जो है पूरे 5 बुलेट पढ़ना है, मतलब 5 यूनिट पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में जो है यूनिट 1 के पॉइंट 1 को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सारे पॉइंट होते हैं। तो एक भी पॉइंट को जो है मिस नहीं करना है, सारे पॉइंट को जो है अच्छी तरह से देखते हुए चलना है। तो पॉइंट 1 इसके देखेंगे आप। यूनिट 1 जो है बच्चे, बचपन और समाज, इसके यूनिट 1 के पॉइंट को देखेंगे तो आपको पॉइंट 1 में पढ़ना है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ के बारे में। कि बच्चे में जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ कैसे विकसित होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस यूनिट के पॉइंट 1 से, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम व्यू से। अगर कोई भी पॉइंट आप छोड़ते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे पॉइंट से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे, आपका चैप्टर का नाम है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि समाज होता क्या है या समाज किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि समाज क्या होता है, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं समुदाय से मिलकर एक मतलब समूह में रहते हैं, तो उसी को हम लोग समाज कहते हैं। नॉर्मल वे में आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने हुए एक बृहद समूह को कहते हैं। मतलब समाज जो होता है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने हुए, लोगों से मतलब मिलकर, लेकिन समुदाय से मिलकर। समुदाय का मतलब क्या हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर जो है एक बृहद समूह को जो है हम लोग समाज कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कानून आ जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि समाज जो होता है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने होते हैं, और बृहद समूह होता है, एक बड़ा समूह होता है, उसको हम लोग समाज कहते हैं। जिसमें जो होता है सभी व्यक्ति जो होता है मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, और मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है, जो कि हमारे समाज के नियम कानून होते हैं, जो भी हमारे आचरण होते हैं, जो भी हमारा सांस्कृतिक होता है, जो भी हमारा सामाजिक सुरक्षा होता है, वह सब उसका पालन करते हैं। मैंने नेक्स्ट पॉइंट में डाला है कि दुनिया के सभी समाज की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है, एवं अपनी अलग अलग एक रस्म रिवाज का पालन करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी समाज होते हैं, जितने भी दुनिया में समाज है, उसकी अपनी क्या है, एक अलग पहचान है, और साथ ही साथ उनकी जो रस्म रिवाज है वो भी अलग है। तो उसी को हम लोग समाज कहते हैं। तो आप नॉर्मल वे में बोल सकते हैं कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने हुए एक बृहद समूह को जो है समाज कहते हैं, जहाँ पर जो है बहुत प्रकार के, बहुत जाति के लोग रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, और जो है अपने मानवीय क्रियाकलाप को जो है निवारण करते हैं, मतलब करते हैं। उसी को जो है हम लोग समाज कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे समाज की विशेषता क्या होता है। तो समाज की विशेषता क्या है। समाज की विशेषता से जो है अभिप्राय बहुत है, क्योंकि समाज की विशेषता जो है हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने समाज के माध्यम से जो है अपने समाज में नियम कानून को अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। साथ ही साथ हम अपने भावी जीवन का निर्माण जो है हम अपने समाज से ही करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ डाला है समाज की विशेषता में कि एक से अधिक सदस्य होते हैं। यह तो मैंने ऊपर आपको बताया कि समाज कहने का अर्थ है कि जहाँ मतलब ऐसा स्थान जहाँ एक से अधिक लोग रहें, जहाँ एक से अधिक समुदाय एकत्रित होकर एक बृहद समूह में रहें, उसी को जो है हम लोग समाज कहते हैं। नेक्स्ट है बृहद संस्कृति। बृहद संस्कृति का कहने का अर्थ है कि समाज में जो होता है बृहद संस्कृति होता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के, अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी एक अलग रस्म रिवाज होती है, उनकी एक अलग संस्कृति होती है। तो यह भी जो है समाज की विशेषता है। फिर है क्षेत्रीयता।
समाज में जो होता है क्षेत्रीयता भी होता है, जो कि अपनी अलग अलग एक क्षेत्रीय होता है, तो ये भी जो है उसकी एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का दायरा। समाज में जो होता है जो हमारा सामाजिक संबंध है उसका एक दायरा होता है, उसका एक नियम होता है, उसका एक कानून होता है। अगर आप उस दायरे से अधिक ऊपर जाते हैं तो आपको जो है दंडित किया जाता है, या बहुत तरह के जो है मतलब कार्य है जो कि उस तरह के किए जाते हैं। तो सामाजिक संबंधों का दायरा होता है। समाज में कोई भी काम जो है अपने आप समाज के दायरा में रहकर ही करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी गतिविधि होता है समाज में तो उसकी एक दायरा होती है, लिमिट होती है, लिमिटेशन होता है। यह नहीं कि आप करते चले जा रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन बुरा करेंगे तो एक लिमिट होता है कि आपको जो उतना ही करना है, उससे बेहतर जाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे तो आपको जो है सज़ा मिलेगा या दंड मिलेगा। तो यह भी जो है समाज की विशेषता है। आगे देखते हैं। तो अगला जो विशेषता है समाज की वह है श्रम विभाजन। जिला में समाज हेतु प्रमाण चाहिए किसी की मदद कर खातिर। मतलब जो श्रम विभाजन होते हैं, जो कि मतलब समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। कहने का अर्थ है कि समाज जो होता है एक से अधिक लोगों के समूह होता है, वहाँ पर बहुत तरह के मतलब लोग कार्य करते हैं। कोई जॉब करता है तो कोई जो है दुकान चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। तो इस तरह के जो श्रम विभाजन होता है उसका भी जो है हमें प्रमाण चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, ताकि हर लोग जो है एक दूसरे पर आश्रित हो। अगर एक ही आदमी सारे कार्य करने लगे तो वह समाज की विशेषता नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि समाज में जो है तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के लोगों का कार्य होता है। यही जो है श्रम विभाजन जिला के समान हेतु जो होता है प्रमाण चाहिए, ताकि किसी को मदद कर सके। और जो समाज होता है एक दूसरे लोगों की मदद करते हैं। अब हम आगे जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने जो है समाज के ऊपर जो है अपनी एक परिभाषा दी है, उसको जान लेते हैं। अगर आप आंसर में इसको डालते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको आंसर माना जाएगा, और आपका जो आंसर है सटीक हो जाएगा। और टीचर जो पढ़ते हैं आपका मेन पॉइंट ही पढ़ते हैं, सारे प्रश्न का आंसर नहीं पढ़ेंगे, आपको वो बीच से कहीं भी कुछ पढ़ेंगे, अच्छा लगा तो आपको नंबर अच्छा दिया जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने जो है या दार्शनिकों ने जो है उन्होंने जो है समाज के ऊपर अपनी एक परिभाषा दी है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। तो जानेंगे ग्रीन के अनुसार इन्होंने कहा है कि समाज जो होता है एक बड़ा समूह होता है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज क्या होता है? एक बड़ा समूह होता है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। और समाज जो होता है जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और सर्वार्थों से बना होता है। समाज जो होता है जनसंख्या से, संगठन से, स्थान से, समय से और स्वार्थों से बना होता है। तो ग्रीन के अनुसार क्या है कि समाज एक बड़ा समूह है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है, और यह जो होता है जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। अगला जो प्रोफेसर विद्वान थे जिन्होंने बोला था समाज के ऊपर परिभाषा दिया था, इनका नाम था प्रोफेसर जेम्स के अनुसार। तो इनके अनुसार जो है मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। जो मनुष्य की शांतिपूर्ण संबंध है, जो अवस्था है, उसी को जो है उन्होंने समाज कहा है। अब हम आगे जानेंगे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या होता है। यह भी काफ़ी आपके पेपर का ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको टॉपिक के ऊपर नहीं ले गया हूँ, आपके पेपर का जो नाम है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसी के ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो शिक्षा को जानेंगे कि शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा से अभिप्राय क्या है, अगर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, या शिक्षा को विवेचना करे, या शिक्षा की भावना को स्पष्ट करे, या शिक्षा को मतलब स्पष्ट करे, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है शिक्षा को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट में डाला है कि शिक्षा शब्द जो होता है संस्कृत के जो है शिक्ष धातु, आप याद कर लेंगे। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और हम अपने जीवन में जो है शिक्षा के माध्यम से जो है आगे बढ़ सकते हैं, और बिना शिक्षा का जीवन जो है संभव नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो है शिक्षा का उपयोग होता है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि अपने जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। तो शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि शिक्षा शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है संस्कृत के शिक्ष धातु से हुआ है और आप प्रत्यय से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि किसी भी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास एवं उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार विशेष संस्कृति योग्य नागरिक बनाया जाता है, उसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। क्योंकि अगर किसी भी समाज में अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वह क्या होता है, अपने आप को जो होता है आगे बढ़ा लेता है, अपने शक्तियों का विकास कर लेता है, ज्ञान एवं उसके कौशल की वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है।
इस प्रकार जो होता है वह एक विशेष संस्कृति योग्य नागरिक बन जाता है। मतलब अपने संस्कृति को समझने लगता है और जो होता है वह एक प्रकार का मतलब कौशल एवं व्यवहार में परिवर्तन व्यक्ति और संस्कृति में योग्य नागरिक बन जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति है वह योग्य नागरिक है, मतलब सभी तरह से परिपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और हमारे जीवन में जो है शिक्षा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में शिक्षा का प्रयोग होता है और शिक्षा के माध्यम से जो है अपने समाज की संस्कृति सभ्यता को जान पाते हैं और अपने व्यवहारों में परिवर्तन अपने कौशल को दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम एक जो होता है सांस्कृतिक एवं योग्य नागरिक बन सकते हैं। तो शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे जानेंगे पाठ्यचर्या के मतलब। पहले हम जान लेते हैं शिक्षा की विशेषता क्या है, उसके बाद जानेंगे पाठ्यचर्या के ऊपर। तो शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है, जो शिक्षा कहती है वही मेन विशेषता है, जो शिक्षा है वही हमारा विशेषता है। शिक्षा का विशेषता यह है कि यह एक सतत चलने वाली, यहाँ पर शपथ लिखा गया है, गलती है, यहाँ पर सतत होगा, सतत। यह जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयोग है। यह किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब शिक्षा से अभिप्राय या इसका विशेषता यह है कि शिक्षा जो है मतलब एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब करने वाला है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगर आपने देखा होगा कि शिक्षा जो है बूढ़े जवान जो भी मिडिल एज के होते हैं सभी ग्रहण करते हैं, सभी स्टेजेज में जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा का जो विशेषता यह है कि शिक्षा जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती है। और शिक्षा जो है केवल शिक्षण संस्थान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षण संस्थान का कहने का अर्थ है कि केवल विद्यालय कॉलेज स्कूल के लिए मतलब लिमिट नहीं है, बल्कि यह बाहर के जीवन के लिए भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा जो होता है हमें हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से जो है अपने हर क्षेत्र को जो है विकसित कर सकते हैं, तथा यह जो शिक्षा होती है हम किसी भी स्थान पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा जो है केवल विद्यालय कॉलेज स्कूल में ही प्राप्त होगा, नहीं, शिक्षा जो है आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा कि एक चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और अंत में जो है वो चढ़ जाती है। तो वहाँ भी जो है शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माने, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वाली की जो है सफल हमेशा प्राप्त होता है, मतलब सफलता हमेशा प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जो है शिक्षा मिलता है। और मैं यह कहूँगा कि शिक्षण अगर जो भी व्यक्ति ग्रहण करते हैं या शिक्षा जो देते हैं वो कोई भी इंसान दे, चाहे आपके दुश्मन हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी शिक्षा दे तो आप उसे ग्रहण करें, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो हर जगह हर क्षेत्र में जो है उसका प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे शिक्षा की विशेषता और शिक्षा क्या होता है। अब हम जानेंगे पाठ्यचर्या क्या होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या जो होता है दो शब्दों से मिलकर होता है, बना हुआ है। एक होता है पाठ्य और एक होता है चर्या। मतलब पाठ्यचर्या का निर्माण जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पाठ्य प्लस चर्या। पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य चर्या का अर्थ, मतलब जो पाठ्य पुस्तक निर्माण किया जाता है उसका मतलब अर्थ, वही हम लोग कहते हैं पाठ्यचर्या। नियम पूर्वक अनुसरण, इस तरह पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ने पढ़ाने योग्य विषय वस्तुओं का एवं क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठ्यचर्या कहलाता है। मतलब पाठ्यचर्या जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पाठ्य प्लस चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और चर्या का अर्थ होता है मतलब नियम पूर्वक अनुसरण करना, मतलब कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस नियम की तरह पढ़ाना है, उसी को हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही जो है सारे कॉलेज स्कूल के जो है जो भी बुक आते हैं वह सब छपते हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या में यह लिमिट होता है कि इस क्लास में जो है क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। आपने देखा होगा मैथ के बुक या बहुत सारी बुक, तो सबसे पहले जोड़ बताया जाता है, पहले काउंटिंग बताया जाता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे जोड़ घटाओ गुना भाग। यह क्या है, पाठ्यचर्या के अनुसार ही निर्मित किया गया है। पढ़ने पढ़ाने योग्य विषय वस्तुओं का निर्माण और क्रमबद्ध नियमबद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि जोड़ सिखाए तो सीधे भाग सिखा दे, ऐसा नहीं है। आपको जो है जोड़ सिखाने के बाद जो उसके अगला क्या स्टेप होगा वह सिखाना, वही नियमबद्ध जो अनुसरण किया जाता है बुक में, उसी को हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। और पाठ्यचर्या जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ्य प्लस चर्या। और पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और पढ़ाने योग्य, अथवा चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। इस तरह पाठ्यचर्या का अर्थ हो जाता है
पढ़ने पढ़ाने योग्य विषय वस्तुओं और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठ्यचर्या कहलाता है। तो मुझे लगता है कि पाठ्यचर्या आप समझ गए होंगे, शिक्षा आप समझ गए होंगे और समाज आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला है जो है बच्चे तथा बचपन। तो जानते हैं कि बच्चे किसे कहते हैं और बचपन किसे कहते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो भी 18 साल से कम उम्र के होते हैं उस व्यक्ति को जो है बच्चा माना जाता है। ऐसे तो बच्चा आप कह सकते हैं कि जन्म से लेकर 1-2 महीने तक के बच्चों को जो है हम लोग बच्चा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वह शैशव अवस्था होता है। लेकिन अगर आप नियम कानून से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो है 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उसे बच्चा माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि बचपन किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था, मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। जन्म से लेकर किशोरावस्था, किशोरावस्था का अर्थ होता है टीनेजर्स, मतलब कि जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक के आयु काल को बचपन कहते हैं। जो बच्चा जन्म से लेकर 18 साल की आयु के पहले, मतलब उससे कम है, आयु तक का है, तो उसे हम लोग बचपन कह सकते हैं, क्योंकि बचपन जो होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। तो आप समझ गए हों कि बच्चे किसे कहते हैं या बच्चा किसे कहते हैं या बचपन किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उसे बच्चा माना जाता है और जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को जो है बचपन कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है दोनों का सेम है, लेकिन अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। अब हम जानेंगे अगला पॉइंट के ऊपर। तो मनोवैज्ञानिक जो हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें जो है बचपन को जो है 4 भागों में बांटा गया है। आप इस बात को गौर करेंगे कि बचपन में भी जो होता है 4 भाग होते हैं। पहला होता है शैशव अवस्था, फिर होता है प्रारंभिक बचपन, फिर होता है मध्य बचपन, उसके बाद होता है किशोरावस्था। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि पहला जो होता है शैशव अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है मतलब दूसरे पर डिपेंड होता है। यह जन्म का पहला पड़ाव होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह शैशव अवस्था होता है, मतलब कि अपने सभी कार्यों के लिए जो है अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब उसके ऊपर निर्भर होता है। उसके बाद आता है प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन में जो होता है बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है, उसके बाद जो है वो खेलना कूदना सीख जाता है और अपने चीज़ों को पहचानना सीख जाता है। तो प्रारंभिक बचपन जो होता है खेल की मतलब कार्य करता है। और मध्य बचपन जो होता है स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है। मध्य बचपन में जो होता है बच्चा धीरे धीरे वो ज्ञान थोड़ा उसको आने लगता है तो वो स्कूल जाने लगता है और स्कूली शिक्षा मतलब ग्रहण करने लगता है। और किशोरावस्था जो होता है टीनेजर्स, मतलब 18 साल की उम्र जो हो जाती है तो उसमें जो होता है बच्चा सभी नॉलेज आ जाती है, वो कार्य अवस्था में चला जाता है। मतलब किशोरावस्था अगर आ जाते हैं तो आप कार्य कर सकते हैं। और भारत के संविधान में भी यही लिखा गया है कि जो बच्चे जो है 18 साल से कम उम्र के हैं उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं करने दिया जाए। 18 साल के बाद वाले बच्चे कार्य कर सकते हैं। अगर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है तो यह जो है एक प्रकार का अपराध है, जिसके माध्यम से जो है दंड भी देने का जो है प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब हम जान लेते हैं बच्चे तथा बचपन के थोड़ी और इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी बालक हो उसका बचपन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब क्यों होता है आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं। इसलिए होता है कि बचपन में जो होता है किसी प्रकार की टेंशन मतलब किसी प्रकार की परेशानियां का सामना नहीं करना होता है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। जो चीज़ चाहिए माता पिता उसे देते हैं और बच्चा जो होता है फ्री ऑफ माइंड जो है वो आराम से खेलता है, खाता है, कूदता है, मतलब किसी प्रकार की उसे भय या टेंशन नहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे जो है परेशानियां का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जिसे पार करना होता है, कभी नंबर के लिए तो कभी पैसे के लिए तो कभी जॉब के लिए तो कभी घर के लिए, कभी रोटी के लिए, कभी कपड़े के लिए। ऐसे बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। लेकिन बचपन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें किसी प्रकार की परेशानियां का सामना नहीं करना होता है, क्योंकि जो चीज़ की जरूरत होती है वो माता पिता जो है उसे फुलफिल करते हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद बालक का संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन जो होता है माता पिता करता है। मैंने आपको बताया कि बचपन जो होता है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आनंददायी होता है, क्योंकि उसमें जो होता है किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। और बच्चे के जन्म के बाद बालक का संपूर्ण जिम्मेदारी जो होता है का निर्वहन जो है उसके माता पिता करते हैं। और बचपन जो होता है बहुत ही आनंददायी होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं, आराम से खेले कूदे खाए और आराम से सोए, उसी में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। अब हम आगे जान लेते हैं कि एक दार्शनिक है जिन्होंने कहा है
कॉल एवं ब्रूस ने कहा है कि बचपन को जो है जीवन का अनोखा काल कहा गया है और बसंत काल जो है किशोरावस्था को कहा गया है। इस बात को नोट कर लेंगे आप, अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं तो आप कॉपी में लिख लेंगे कि कॉल एवं ब्रूस जो है दो दार्शनिक थे। इन्होंने कहा है कि बचपन को जो है जीवन का अनोखा काल कहा गया है और जो हमारा किशोर अवस्था होता है जिसमें हमें भावी जीवन का निर्माण के लिए पूरी तरह से जो हम परिपक्व हो जाते हैं, टीनेजर्स, क्योंकि बच्चा जो होता है टीनेजर्स में ही जो है ज़्यादा बिगड़ता है या ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उस एज को अगर आप बचा लिए तो आप सक्सेस कर जाएंगे, नहीं तो आप वहाँ बिगड़ जाएंगे, तो आप अपने लाइफ के खिलवाड़ कर रहे हैं या बिगड़ जाते हैं। तो यह जो होता है कहा गया है कि कोल एवं ब्रूस ने जो है बचपन को जो है जीवन का अनोखा काल कहा है। और एक और दार्शनिक है जिन्होंने जो है किशोर अवस्था को जो है बसंत काल कहा है, क्योंकि किशोर अवस्था में जो होता है बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है, चाहे शारीरिक हो या सोचने की शक्ति हो या कार्य करने की शक्ति हो, सब चीज़ों में जो है तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। अब हम आगे जानेंगे बचपन की विशेषता के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जो है मदद मिल सके। आपको जो है पूरे यूट्यूब पर जो है इस तरह के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे डीएलएड के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि मैं डीएलएड के फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर को पढ़ाता हूँ। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो जरूर हमारे अन्य वीडियो को भी देखें, और फर्स्ट ईयर के हैं तो क्लास तो स्टार्ट है। सारे वीडियो जो है आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी तरह से करा पाऊंगा, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो है कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो अब हम जानेंगे बचपन की प्रमुख विशेषता के बारे में कि बचपन की जो है प्रमुख विशेषता क्या है। तो मैंने ऊपर जो बताया कि बचपन में क्या है, आनंददायी होता है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होता, यह सब तो विशेषता में आ जाएगा ना। तो यहाँ देखते हैं, पहला पॉइंट जो है सीखने के साधन में जो है भाषा शैली की उत्पन्न होती है। यहाँ पर सांसद लिखा गया है, गलती है, हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ी गलती होती है, हिंदी टाइपिंग करना थोड़ा कठिन होता है। सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट यह है कि सीखने बच्चे जो होते हैं सीखते सीखते जो है उनमें क्या हो जाता है, भाषा शैली की उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे होता है आप ये भी पूछ ले, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जब बच्चे जो होते हैं समाज में खेलने जाते हैं तो जब समाज में खेलेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, हर वर्ग के, हर जाति के, हर तरह के लोग के बच्चे जो है वहाँ आते हैं। अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी एक भाषा शैली होती है जो कि एक दूसरे के आदान प्रदान करते हैं। तो वहाँ जो है उनकी भाषा शैली का विकास होता है और वहीं पर जो होता है उनका संवेगात्मक, मतलब दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना, ईर्ष्या भावना, दृश्य भावना, तो यह सब भावना जो है मतलब वहाँ उत्पन्न होता है। क्योंकि खेलते हैं, बच्चा कोई गिर जाता है, कोई चोट लग जाता है तो उसको सहयोग करते हैं, या किसी प्रकार की झगड़ा होता है तो वहाँ पर भी द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यह सब भावना जो है खेल के माध्यम से समाज में बच्चे जो है कि आपस में खेलते हैं तो वो सब सीखते हैं और साथ ही साथ जो है अपनी भाषा शैली को जो है उत्पन्न कर पाते हैं। सेकंड है शारीरिक विकास व मानसिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। बचपन में जो होता है, जो हमारा शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। और यह कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं 5 साल की उम्र तक जो है यह निर्धारित कर लेते हैं कि उनको आगे क्या बनना है। इतना तीव्र गति से होता है कि बच्चे का जो भावी जीवन है उसके केवल 5 साल की उम्र से ही पता चल जाता है कि वो आगे क्या करेगा या आगे किस फील्ड में जाएगा। यह जो है उनके शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बच्चा को जो है बचपन में देखेंगे कि बहुत ही सोचता है, समझता है, हर चीज़ के बारे में आपसे पूछेगा कि वह चीज़ क्या है, यह चीज़ ऐसा क्यों है, वह क्या उड़ रहा है। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न जो है बहुत तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनके जो सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता है वह तीव्र गति से वृद्धि होता है। इसलिए जो है बचपन में बच्चा जो है बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे, ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है या क्या चल रहा है, सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा अपने पर्यावरण के अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करते हैं। बच्चा जो होता है जब खेलने जाते हैं अपने समाज में या समाज में जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती है या जो भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें जब जाते हैं तो वो अपने क्या करते हैं, समाज के संस्कृति को सीखते हैं, साथ ही साथ जो है पर्यावरण के अनुभवों को अपने बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करते हैं। उनके बीच में जो भी गहरा मित्रता होता है या जो भी ज्ञान होता है उसको सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे से खेलने के साथ जो है उनके अंदर जो है भावनात्मक विकास होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो है खेलने से होता है। इसीलिए बचपन में जो है किसी भी बच्चे को जो है खेलने से ना रोकें, क्योंकि खेलने के माध्यम से जो है बच्चे की जो मानसिक बुद्धि होती है, जो शारीरिक बुद्धि होती है, तीव्र गति से बढ़ती है। तो यह जो था ऊपर बचपन की विशेषता थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि बचपन की विशेषता को स्पष्ट करें, तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम जानेंगे बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में। यह जो है फर्स्ट पॉइंट का ही जो है अंतिम टॉपिक है, मतलब कि बच्चे तथा सामाजिक
बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, फिर ऐतिहासिक विकास के बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का कहने का अर्थ है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने समाज में खेलता है, कूदता है, या जो भी पारंपरिक जो भी पर्व त्यौहार होते हैं या जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है उसमें भाग लेते हैं, तो वह अपने पूर्वजों के बारे में, अपने सांस्कृतिक, अपने सभ्यता को सीखते हैं। इसी प्रकार से जो होता है उनके अंदर जो है उनकी सामाजिक भावना उत्पन्न होती है, उनके सांस्कृतिक विकास होते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि सामाजिक विकास की पहली पाठशाला जो होती है परिवार ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार में रहता है, वहाँ अपने माता पिता को, अपने चाचा चाची को देखता है, अपने परिवार को देखकर जो है अनुकरण करता है, वह कुछ उनकी बातों को सीखता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बोलना कैसे सीख जाते हैं, जब आप जैसे बोलेंगे बच्चा उस तरह से बोलता है। तो यह कहा गया है कि सामाजिक विकास की पहली पाठशाला जो होती है परिवार ही होता है, और परिवार में भी जो होता है माँ होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा माँ से प्रेम करता है। माँ ही जो होती है उसकी पहली विद्यालय होती है। बच्चा अपनी मदर टंग को जो है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वह हर दिन अपने माँ को देखता है बोलते हुए, अपने परिवार वाले को देखता है बोलते हुए, तो वह जो है जल्दी उनके भाषा शैली को, उनके संस्कृति को, उनके सभ्यता को, उनके हाव भाव व्यवहार को जो है ग्रहण कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे अपने माता पिता से जो है मतलब सीखते हैं। अगर उनके माता पिता अच्छे हैं तो बच्चे भी जो है अच्छे ही सीखेंगे। तो इसलिए इस बातों को गौर करेंगे। आगे देखते हैं। तो आगे मैंने लिखा है कि जहाँ बालक अपने परिवार के सदस्य, माता पिता, संबंधियों के साथ बहुत ही कुछ सीखता है, जैसे व्यवहार, तौर तरीके, रहन सहन, बोल चाल आदि, जिन्हें वो समाज के नियमों के पालन करते हुए उसे उपयोग करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि सामाजिक जो विकास होता है बच्चों में, उसकी पहली पाठशाला जो है उसका परिवार होता है, क्योंकि परिवार में जो है बच्चा जो होता है अपने सदस्य मतलब माता पिता, संबंधियों के साथ बहुत कुछ सीखता है, जैसे व्यवहार करना, तौर तरीके, रहन सहन, बोल चाल आदि, एवं उसे जो है वह समाज में जो है नियम पूर्वक, मतलब नियमों के अनुसार नियम को पालन करते हुए उसे व्यक्त करता है, उसे उपयोग करता है, जो कि एक क्रमबद्ध में होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने परिवार से ही बहुत सारी बातों को सीखता है, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को सीखता है, उसके बाद जो है वो समाज में जाकर उसका प्रयोग करता है, तब जाकर वहाँ बच्चों का जो होता है सामाजिकरण होता है, जो कि आपको अगला पॉइंट में पढ़ना है कि सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण की अवधारणा क्या है, एवं माता पिता, जेंडर एवं आस पड़ोस की भूमिका क्या होती है कि बच्चों की सामाजिकरण कैसे विकसित होती है, जो कि आपको पॉइंट 2 में पढ़ना है। यूनिट 1 के जो होता है बच्चे, बचपन और समाज जो है, इसी में जो है आपको पॉइंट 2 में अगर आपको बस सिलेबस होगा तो देखेंगे कि आपको पढ़ना है सामाजिकरण की अवधारणा के बारे में, और जेंडर, आस पड़ोस, माता पिता की भूमिका, शिक्षा की भूमिका क्या है उसके बारे में जानना है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट इसी में डाला है बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में कि यह खेल से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे को खेल उसके सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। बच्चे जो होता है सामाजिक जीवन जो होता है या सामाजिक जो विकास होता है उसको खेल का जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब अंग है, क्योंकि यह खेल के माध्यम से जो है अपने समाज के संस्कृति एवं सभ्यता को जो है आसानी से सीख जाता है, क्योंकि जहाँ बच्चा खेलता है वहाँ समाज के सभी वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने सभ्यता, संस्कृति को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक नियमों को भी जो है अनुसरण कर लेते हैं, मतलब सामाजिक नियमों को भी सीख लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि सामाजिक विकास जो होता है बच्चों में खेल के माध्यम से बहुत जल्दी होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से इसलिए होता है क्योंकि वहाँ खेल के जब बच्चे खेलने जाते हैं तो वहाँ जो है सभी वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, जो कि एक दूसरे को जो है अलग अलग सभ्यता, संस्कृति होते हैं, क्योंकि अलग जाति धर्म के होते हैं, तो आसपास में जो है सामंजस्य स्थापित करके अपनी सभ्यता को उनको देते हैं, उनकी सभ्यता को सीख लेते हैं, तथा सामाजिक नियमों का जो है पालन करना भी सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है बचपन में बालक जो होता है सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर लेता है। मैंने ऊपर आपको बताया कि बच्चे जो होता है सांस्कृतिक संस्थाओं, अगर बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो वो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो कि पर्व त्यौहार में होता है, उसमें जो है वो भाग लेकर वो अपने सांस्कृतिक मूल्य का जो है विकास कर पाते हैं। अपने सांस्कृतिक जो उनका परंपरा है, अपना सभ्यता है, उसके बारे में जो है वो नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सब जो माध्यम था जो कि बच्चे जो है अपने सामाजिक और जो उनका सांस्कृतिक विकास है वैसे कर लेते हैं। अगर आपको इसको लिखना होगा तो पॉइंट वाइज लिखें, काफ़ी बेहतर मैंने आपको पॉइंट बताया है, और ऐसा जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ऐसे पॉइंट को क्रिएट किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे। लास्ट जो है आपका पहला पॉइंट जो है उसका ख़त्म, लास्ट वाला मतलब टॉपिक है बच्चे में ऐतिहासिक समझ।
बच्चे में जो है ऐतिहासिक समझ कैसे आती है, आपने जाना कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, आप जानेंगे कि ऐतिहासिक समझ कैसे होती है। तो इसका भी जो है वही कार्य है जो कि बच्चों को सामाजिक विकास करने के लिए होता है, वही कार्य से जो है इसे भी जो है ऐतिहासिक समाज जो होता है या समझ जो होता है वह हो जाता है। ऐतिहासिक समझ होगा, यहाँ पर समाज लिखा गया है, गलती लिखा हुआ है। बचपन की ऐतिहासिक समझ जो होता है बतानी होती है कि हिंदी थोड़ी गलती टाइपिंग है क्योंकि हिंदी टाइपिंग करना काफ़ी कठिन होता है, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप मेरी भाषा को सुनेंगे क्योंकि जब मैं आपको बताऊँगा तो वो आपके दिमाग में सीधे जाकर बैठ जाएगा। बचपन की ऐतिहासिक समझ यह बताती है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता में बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था के बीच के समय को जो है बचपन माना गया है। मतलब जो ऐतिहासिक समझ यह बताती है प्राचीन सभ्यता में कि बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था के बीच का समय जो होता है उसी को जो है बचपन कहा जाता है। और बचपन जो होता है हमारा मतलब एक आनंदमय होता है, इंजॉयमेंट वाला डे होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। तथा बचपन में अपने सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ अपने समाज की रहकर, यहाँ कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं बचपन में अपने सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ को कैसे विकसित करते हैं, वो अपने समाज में रहकर एवं समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं एवं समाज में होने वाली सभी गतिविधियों में भाग लेकर वो अपने समाज के संस्कृति सभ्यता ऐतिहासिक समझ को जो है आसानी से समझ पाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि समाज में जो भी बच्चे होते हैं वो क्या करें, समाज के साथ सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर कार्य करें, सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर रहे एवं प्रेम भाव से रहे और समाज में होने वाली सभी गतिविधियों में भाग ले एवं अपने समाज की संस्कृति सभ्यता ऐतिहासिक को जो है आसानी से समझे। मतलब कहने का अर्थ है कि बचपन में जो होता है बच्चों को जो है अधिक से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े, अधिक से अधिक जो सांस्कृतिक पर्व होता है, जो भी स्थल होते हैं वो सब पर ले जाए ताकि बच्चों का जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक और जो उनका सामाजिक विकास है वो तीव्र गति से हो और जल्दी हो। तो यह जो था हमारा लास्ट मतलब टॉपिक था इस पहले पॉइंट से। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।